हेलो दोस्तों, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था व्हाट इज लिविंग, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड विच आर द डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। ये सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में डील करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इफ वी विल लुक अराउंड वी विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। अगर हम लोग अपने चारों ओर देखें तो हम लोगों को बहुत अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने में मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, इंसेक्ट्स में हो। कई सारों को तो हम अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं एंड देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज. The range and variety of organism increases if increase the area in which observations are made. अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज कर दे जहां हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो रेंज है, जो वैरायटी है ऑर्गेनिज्म का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये बात वो हुई कि अगर हम लोग सिर्फ घर के अंदर रहे तो घर के अंदर हमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, कई सारे एनिमल्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि एंड्स, कॉकरोच, बीज, है ना, फ्लाइज या लिजर्ड्स, और भी कई सारे दिख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग घर के बाहर अपने मोहल्ले में आ जाएंगे तो हमें और भी कई सारे एनिमल्स दिखाई देने लग जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए एरिया को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रेंज और वैरायटी है ऑर्गेनिज्म का, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। There are much greater number and kinds of organism and are referred as biodiversity. तो इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि जो डिफरेंट वैरायटी है, ग्रेटर नंबर है, डिफरेंट काइंड्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, ये ऑल टुगेदर क्या कहलाते हैं, biodiversity. The term biodiversity was coined by Walter G. Rosen in 1986. Each different kinds of organism that we see represent a species. हम लोग जितने भी अलग अलग काइंड के ऑर्गेनिज्म को देखते हैं उन्हें स्पीसीज कहा जाता है। According to IUCN, IUCN stands for International Union for Conservation of Nature. Okay, and the headquarter of IUCN is in Gland, Switzerland. 2004, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, IUCN के अनुसार, जो कि 2004 में इन्होंने बताया था, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि IUCN 2004 के अकॉर्डिंग अभी तक टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि खोजे गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, वो कितने हैं, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज। अगर रॉबर्ट मे की बात करें हम लोग, तो रॉबर्ट मे जो कि एक बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार जो पूरे अर्थ का, अगर हम लोग डाइवर्सिटी देखें पूरे अर्थ में, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज करें तो उनके अनुसार अप्रॉक्स 7 मिलियन स्पीसीज हैं। और अभी तक 2004 के अनुसार हम लोगों ने कितना खोजा है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज। द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। अब ये 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज है, ये हर अलग अलग स्पीसीज, हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, बाय लोकल नेम्स, बाय डिफरेंट लैंग्वेज इवन, है ना, विच वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री। जो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है और कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है। लोकल नेम्स ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन। लोकल नेम से हमेशा कंफ्यूजन होता है टू विच एनिमल वी आर टॉकिंग अबाउट। आखिर किस एनिमल की या किस प्लांट की या किस ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी जो कि मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, और ये मुझे मेरी टीचर ने बताया था। दैट इज द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाने वाला जो एक बर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं गौरैया, है ना, गौरैया इज नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन अदर कंट्रीज। ये गौरैया बर्ड जो है डिफरेंट नेम से जाना जाता है इवन इन अदर कंट्रीज। जैसे इंग्लैंड में इसे कहते हैं हाउस स्पैरो, स्पेन में इसे कहते हैं पार्डल, हॉलैंड में कहते हैं मुश, एंड जापान में कहते हैं जुजून। तो आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ एक एनिमल है, एक बर्ड है, दैट इज गौरैया,
और इसके कई सारे नाम हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो दैट विल ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन कि हम लोग आखिर किस बर्ड की बात कर रहे हैं। गौरैया अगर बोलेंगे तो वहां कोई समझेगा? बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड में उसे हाउस स्पैरो कह रहे हैं, स्पेन में पार्डल बोल रहे हैं, हॉलैंड में मुश कह रहे हैं एंड जापान में जुजून कह रहे हैं। तो आखिर इस कंफ्यूजन से कैसे बचा जाए, तो हम लोग देखेंगे। हेंस टू अवॉइड दीज कंफ्यूजन्स देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organisms are known by the same name all over the world। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें ज़रूरत है कि कोई एक स्टैंडर्ड नेमिंग हम लोग रखें लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को केवल उसी स्टैंडर्ड नेम से पूरी दुनिया में जाना जा सके। नॉमेनक्लेचर, तो आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो वो प्रोसेस जिससे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक खास नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। Nomenclature is possible when the organism is described correctly and this is called identification। Nomenclature भी तभी पॉसिबल है जब किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब किया जा सके, उसके नाम से जाना जा सके कि आखिर उसके क्या क्या फीचर्स हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। यानी सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होगा और तब जाकर उसको एक स्टैंडर्ड नेम देना होगा, उसका नॉमेनक्लेचर करना होगा। Identification क्या है? A process by which an organism is recognized from the others and can be assigned to particular group। तो वो प्रोसेस जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया जा सके और यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके और उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जा सके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। Scientific names of plants or animals are based on agreed principles and criteria। साइंटिफिक नेम जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो, एनिमल्स के हो या कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के हो, ये हमेशा बेस्ड होते हैं किस पर? एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पर, जिसे सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, which are provided in ICBN and ICZN respectively। तो आप देखेंगे प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स को साइंटिफिक नेम किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, किस एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के अनुसार दिया जाता है, दैट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड ICZN, इसमें आप देखेंगे एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहां ध्यान रखें, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, मैं यहां लिख देती हूं झटकर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और यहां आपको याद रखना है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, साइंटिफिक नेम से क्या फायदे होते हैं। तो साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम से इस बात की गारंटी मिल जाती है, इस बात की इंश्योरिटी मिल जाती है कि उस ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होगा। Description of any organism enable the people to arrive at the same name। डिस्क्रिप्शन से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन मात्र से ही उसके नाम तक पहुंचा जा सकता है। तो कोई अगर आप देख रहे हो इंसान किसी एनिमल की बात कर रहा है, वो उसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन बता रहा है। कोई दूसरा वर्ल्ड के कोई दूसरे पार्ट में कोई मैन है, कोई ह्यूमन है, वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक की मदद से सेम नेम तक पहुंचा जा सकता है कि आखिर वो किस ऑर्गेनिज्म की, किस एनिमल की बातें कर रहे हैं।
थर्ड हम लोग क्या देखते हैं, द नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, और एक बार जिस ऑर्गेनिज्म को नाम मिल गया वो सेम नेम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल सकता. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, nomenclature, identification and scientific names.